वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 6 का जो हमारी भूगोल की बुक है उसका चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 क्या बात करता है? चैप्टर 1 बात करता है सौर मंडल में पृथ्वी की। सौर मंडल जो हम इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल में पृथ्वी का किस तरीके से महत्व है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप सबको देखा होगा, जब भी हम किसी भी रास्ते से गुजरते हैं तो हम आकाश की तरफ अगर देखें तो हमें कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ सुथरा नीला आसमान। और अगर सूर्यास्त के बाद हम देखें तो कैसा लगता है? सूर्यास्त के बाद आप दिन में जाओगे तो आसमान आपको बिल्कुल सफेद की तरह की दिखेगा, नीला दिखेगा। मगर आप जब रात को जाओगे तो वो आपको अलग तरीके का थोड़ा सा हल्का हल्का लाल दिखेगा। तो सूर्यास्त के बाद ऐसा हो जाता है, फिर बाद में आपको काला आसमान दिखने लग जाता है। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ये आप सब जानते हैं। तारे आते रहते हैं तो कितने अच्छे टिमटिमाते हैं। अब आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आप सबको पता है जब सूर्यास्त होता है तो उससे बाद सिर्फ एक दो बिंदु ही हमें टिमटिमाते हुए तारों के रूप में दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाती है। पहले 1 2 3 4 फिर इतने हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। वी कैन नॉट काउंट हाउ मच, कितने ज्यादा बिंदु है हम नहीं जानते कि वहां पे कितने ज्यादा बिंदु है। हम उसे काउंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको कहा, वी कैन नॉट काउंट, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट काउंट। और हिंदी बोलेंगे तो आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो संपूर्ण आकाश है हमारा वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो आपने तारे देखे होंगे तो तारे, वो टिमटिमाते हुए तारे आप सबको पता है। तो वो चमकदार वस्तुएं हमें दिखती है छोटी छोटी, जो आकाश में, संपूर्ण आकाश में फैल जाती है। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, जिनमें से कुछ क्या होते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं जो टिम टिम करते रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं एक जगह पे ही रहते हैं, वो यूं यूं टिम नहीं करते, वो स्थिर रहते हैं। अब हम कुछ धुंधले होते हैं, ठीक है, जो टिमटिमाते हैं इस तरीके, कुछ चमकीले होते हैं बस, और कुछ धुंधले, बहुत ज्यादा धुंधले दिखाई देते हैं। कभी दिखते हैं, कभी फिर गायब, फिर दिख जाते हैं, फिर गायब। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। आपने कभी हीरे को देखा है? और कई सारे छोटे छोटे हीरे आप साइड पे रख दो तो आपको कितने चमकीले चमकीले हीरे दिखेंगे। तो वही यहाँ पे है कि हमें आकाश में इतने सारे तारे ऐसे दिखते हैं जैसे कि कई सारे हीरे हमारे आकाश में। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ टिमटिमाते होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं टिमटिमाते, इस तरीके से रहते हैं, कुछ कुछ टिमटिमाते रहते हैं। तो लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। तो आप क्या पाएंगे कि इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट होती है वो अन्य से अलग होती है। कुछ धीरे धीरे टिमटिमाते हैं, कुछ तेज टिमटिमाते हैं, कुछ टिमटिमाते ही नहीं। तो इन सबकी टिमटिमाहट अपने आप में अलग अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और कुछ क्या होता है बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान जो चमकते रहते हैं, कुछ नहीं चमकते, कुछ स्थिर बने रहते हैं। तो अलग अलग तरीके से होते हैं। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। हम सब चंद्रमा को देखते हैं, नहीं देखते? हर रात को देखते हैं। तो चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखा करते हैं। सिर्फ अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा की। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार
तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। मैंने आपको बताया अमावस्या पे बिल्कुल चांद नहीं दिखता और पूर्णिमा पे फुल चांद आ जाता है। आप सब जानते हैं पूर्णिमा का व्रत हर किसी के घर में किसी ना किसी ने रखा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक पूरा का पूरा चांद हमें दिखाई देता है। अब आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में, वो 1 महीने में एक बार आप देख सकते हैं। कितने में? 1 महीना और एक बार आपको पूरा चांद दिखेगा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। मैंने आपको बताया उस रात को क्या कहेंगे? पूर्णिमा। सबने अपने अपने घरों में किसी ना किसी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए देखा जरूर होगा, और वो पूर्ण चांद को देखकर ही लोग व्रत खोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, तो हमें 1 महीने में एक बार पूरा चंद्रमा दिख गया, वो 15 दिन होते ही वो चंद्रमा गायब हो गया। वो क्या हो गया? 15 दिन खत्म हुए और जैसे ही 15 दिन हुए वो चंद्रमा जो 15 दिन पहले पूरा था वो गायब हो जाएगा, और जैसे ही वो गायब हुआ हमने उस चीज को क्या कह दिया? नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात। ये तो पूर्ण चंद्र वाली रात थी, ये नया चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या की रात्रि जिसमें चंद्रमा दिखता ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते और 15 दिन में। तो आपको यहां से क्या क्या चीजें पता लगी कि 1 महीने में एक बार पूरा चंद्रमा दिखेगा, जिसे हम पूर्ण चंद्रमा या फिर पूर्णिमा कहेंगे, और उसके 15 दिन बाद आपको, मतलब जो 1 महीना था उसका आधा, 15 दिन बाद आपको कोई चंद्रमा नहीं दिखेगी और वो अमावस्या होगी। ठीक है? ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? अमावस्या वाली रात की बात है कि अगर अमावस्या की रात है तो वहां पे पूरा आसमान दिखेगा आपको। अमावस्या की रात पे चांद है ही नहीं और पूरे आसमान में तारे हैं, सब है, मगर चांद नहीं है। तो आसमान का अवलोकन करें तो अच्छी तरह से हम उस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं हम अगली चीज की, और वो क्या है? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली चीजों को क्यों नहीं देख पाते? आपको आश्चर्य नहीं होता क्या कि हम किस तरीके से जो चंद्रमा की जो छोटी छोटी चमकीली चीजें हैं इनको जब दिन होता है, जब सूर्य होता है, तब हम नहीं देख पाते? क्या कारण है कि हम नहीं देख पाते? उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, उसका कारण हम आगे देखते हैं, और वो क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश पड़ता है कि जो रात में दिखने वाली चीजें हैं वो हमें नहीं दिखती। ऐसा नहीं कि चीजें होती नहीं है, वो दिखती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रात को जो तारे आपको दिख रहे हैं वो सुबह भी वही है, मगर आपको दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि आप उसे नहीं देख पाओगे। तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड। उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और खगोलीय पिंड को इंग्लिश में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज। खगोलीय पिंड, खगोलियों को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल और पिंड को बॉडी। बॉडी को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। आप सबने पिंडदान का नाम सुना ही होगा। तो पिंडदान का नाम क्या होता है? बॉडी से ही रिलेटेड है, इस वजह से पिंड को बॉडी यहां पे कहते हैं। ठीक है? तो ये खगोलीय पिंड कहलाती है। तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब खगोलीय पिंड हो गए, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं जैसे, और गर्म होते हैं। अब गर्म से ही पता लग रहा है आपको क्या हो सकते हैं, आगे देखते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है। आपको समझने में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि एक ही ऐसा ग्रह है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य एक तारा है। सूर्य की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सूर्य एक तारा है। और तारा किसे कहेंगे?
उन खगोलीय पिंडों को जिनका आकार बड़ा होता है, वो गर्म होते हैं, उनमें गैसेज होती है। जैसे सूर्य में कौन सी गैस होती है? आप सबको पता है सूर्य में कौन सी गैस होती है? इसमें यहाँ पे लिख रहा है कि इनमें गैसेज भी होती है, और सूर्य एक तारा है तो उसमें कोई ना कोई गैस जरूर होगी। कौन सी गैस? वो है हीलियम गैस। सूर्य में हीलियम गैस होती है जो उसे गर्मी देने में मदद करती है। और ये बड़े आकार और गर्म होते हैं। इनमें कौन सी गैसेज होती है? कुछ ना कुछ गैसेज होनी चाहिए, जैसे सूर्य में हीलियम। अब इनके पास ऊष्मा होती है, सूर्य में भी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, सूर्य में भी होता है। इसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है, बिल्कुल करता है। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ये आपकी तारा की परिभाषा होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि तारा किसे कहते हैं, आप क्या किससे कहेंगे तारा? तो आप उन खगोलीय पिंडों को कहेंगे जिनका आकार बड़ा होता है, गर्म होते हैं, खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, तो बड़ी मात्रा में उसे उत्सर्जित करते हैं। जैसे हमारा सूर्य बड़ी मात्रा में ऊर्जा दे रहा है, खुद का है, किसी से तो लिया नहीं है। सूर्य किससे लेता है? प्रकाश। आप सबने सुना है कभी कि सूर्य किसी और से प्रकाश लेता है? सूर्य का खुद का प्रकाश है, ठीक है। और इसी वजह से सूर्य एक तारा है, और तारे के लिए खुद का प्रकाश होना जरूरी है। तारे के लिए खुद का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तो क्या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी एक तारा है? कैसे? पृथ्वी में खुद का प्रकाश है? नहीं, तो वो तारा भी नहीं। चंद्रमा तारा है? बिल्कुल है। क्यों? खुद का प्रकाश है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये तारे की परिभाषा हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे अगली बात क्या है। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है, इसकी यहाँ पे बात करी गई है। इससे कई सारी परिभाषा निकल कर आएगी जो हम देखेंगे आज। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात में ये जो चमकते हुए तारे हैं वो सूर्य के समान ही दिखते हैं आपको, क्योंकि वो भी रोशनी देता है, सूर्य भी, और ये सारे भी रोशनी देते हैं तारे। तारों में खुद की रोशनी होनी जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य तारा है, रोशनी देता है। ये सारे भी तारे हैं जो चमकते हैं, मतलब रोशनी देते हैं, खुद की होती है इनकी बात। तो सूर्य के समान ही वो सारे तारे होते हैं, क्योंकि तारों की जो डेफिनेशन है, तारों की जो परिभाषा है, उसको संतुष्ट करते हैं। खुद की बड़ी आकार भी हो सकते हैं, वो अपने दिखते छोटे हैं क्योंकि वो दूर होते हैं, मगर होते तो बड़े ही हैं। तो आकार बड़ा होता है, गर्म होते हैं, खुद की कई सारी गैसेज होती हैं, उनमें खुद की ऊष्मा होती है। तो ये सारी चीजों को संतुष्ट करते हैं। इस वजह से रात के समय चमकने वाली जो बड़ी बड़ी आकृतियां हैं, जो आपको छोटी दिखती है, होती नहीं है, वो तारे हैं, क्योंकि उनमें खुद का प्रकाश है। सॉरी, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। तारों की को नहीं करते, उनका कारण यही है, ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, होते बड़े हैं, दिखते छोटे हैं। क्यों? क्योंकि दूर होते हैं। अभी अगर आपकी कार है कोई, मान लीजिए आपकी कार यहां से बहुत दूर खड़ी है, तो आपको छोटी कार दिखेगी ना। और अगर वो कार आपके जस्ट पास में खड़ी है, कितनी बड़ी कार है, और वो बहुत दूर खड़ी है, 2-3 किलोमीटर दूर, तो आपको कितनी छोटी दिखेगी। कोई मैदान है, वहां पे दूर कार खड़ी है, और आप क्या है, उसके मैदान के कोने में हो, तो आपको कार छोटी दिखेगी। जब वो कार आपके पास आ जाएगी तो आपको बड़ी दिखने लगेगी। वही तारों के साथ, तारे जो है पास में ना होकर दूर होते, इस वजह से वो बड़े बड़े ना दिखकर छोटे दिखते। अगर वो पास में होते तो वो बड़े दिखते। सूर्य जो है वो बड़ा बड़ा दिखता है हमें, क्यों? क्योंकि वो पास में है तारों से। क्योंकि तारे जो है बहुत दूर है, बहुत बड़े हैं मगर दूर दूर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आया सबको? किसी को कोई परेशानी है? नहीं? अब हम आगे बात करते हैं। आपने जो है अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जो मैंने आपको बताया वही इसमें सारी बातें करी गई। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, आप सब जानते हैं। हवाई जहाज से यात्रा अगर किसी ने करी है तो आपको भी, जब आप नीचे देखते होंगे, कितने छोटे छोटे घर दिखते हैं। जब आप उस घर में रहते हैं तो कितना बड़ा दिखता है, मगर आप जब एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वो सारे घर कितने छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि अब दूर है। और हमें भी एरोप्लेन छोटा दिखता है क्योंकि वो दूर है। तो ये सारी चीजें होती हैं। समझने में आ रहा है सबको? कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है? अब आगे चलो। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा
बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आपने आसमान को हमेशा देखा होगा, बचपन के समय हर कोई आसमान को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा है, क्योंकि वहां पे उन्हें कई तरीके की चमकीली चीजें दिखती हैं और वो चमकीली चीजें आकर्षित करती हैं। तो जब ऐसी चीजें आपने देखी, आकृतियां देखी कई तरीके की, तो ये आकृतियां ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, ये नक्षत्र मंडल बनाते हैं। इन सबको आकृतियां जो ये बना रहे हैं, इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको नक्षत्र मंडल कहेंगे। इन सबकी अपनी अपनी आकृतियां हैं, नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्शा मंडल है। ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, ध्रुव तारा सप्तऋषि। यहां पे आपको बता दें, ये ध्रुव तारा, ये सप्तऋषि, और ये पूरा उर्सा मेजर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, सप्त 7 ऋषि है, 7 जो है तारे, यहां पे आपको 7 तारे दिख रहे हैं, ये सप्तऋषि के है। और ये आपका ध्रुव तारा। यह 7 तारों का समूह जो है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। मैंने आपको बताया नक्षत्र मंडल है, ये कई सारी आकृतियां बनी हुई है, नक्षत्र मंडल है एक पूरे आसमान में कई तरीके का। तो उसमें ये जो है आकृतियां, ये एक पार्ट है उसका, इसको हम उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, भाग है उसका। तो ये सप्तऋषि है इसमें, और ये ध्रुव तारा, जिसको उर्सा मेजर कहते हैं। आपसे पूछा उर्सा मेजर क्या है, जिसमें संकेतक तारे हों, 7 तारे हों, और ये ध्रुव तारा हो, उसे हम उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो आप सबने सिर्फ यही आकृति थोड़ी देखी है, कई तरीके की आकृतियां देखी है तारों की। तो आप अगर चाहें तो अपने बड़ों से कह सकते हैं कि आप अगर रात को हमें अलग अलग आकृतियों के बारे में बता सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें समझने में आसानी होगी। ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इसको समझने में आसानी होगी। आप इस तरीके की आकृतियां जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हाँ, ये तो सच में होता है। और आपको ये एक दिन में नहीं दिखेगी, कई दिन तक आपको देखने होगा, तब जाके आपको कभी ना कभी ऐसी आकृति दिखने को मिल जाएगी। अदरवाइज कई तरीके की आकृतियां होती है नक्षत्र मंडल। अब देखते हैं आगे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उस टाइम पे कोई वॉचेस तो होती नहीं थी, घड़ियां तो होती नहीं थी। आज के टाइम पे तो घड़ियां हैं, हम घड़ी देखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। उस टाइम पे तो नसों से देख के हमारा समय बता दिया जाता था, और नसों से भी पहले देखे तो आसमान को देख के लोग समय बता देते थे। तो कैसे बताते थे? तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, उनके अनुसार ये था कि जो ध्रुव तारा है ना हमारा, ये हमें उत्तरी दिशा को बताता है कि जहां पे ध्रुव तारा है वो हमारी उत्तरी दिशा है। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है, जो उत्तरी दिशा में होता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, हमेशा जो एक स्थान पर बना रहता है, ये हिलता ही नहीं है यहां से। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते। ध्रुव तारे की स्थिति को हम कैसे जानेंगे? ये तो उत्तर दिशा में बैठा हुआ है। अब सप्तऋषि यहां से हम देख रहे हैं, ध्रुव तारे की दिशा ये है, तो ये हमारी दिशा हो गई। ठीक है, तो हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, क्या है, उन दिशा के बारे में ज्ञान हम ले सकते। हमारे पास आज के टाइम पे तो कंपास होता है, कंपास से हम उत्तर पूरब, सारी उत्तर पूरब जो भी है वो सब हम कंपास से देख लेते हैं, मगर पहले ऐसे कंपासेस नहीं होते थे। तो चित्र, ये जो आपको चित्र दिया हुआ है ना सप्तऋषि और इसका, ये बताया गया है। में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे और बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देख लीजिए, ध्रुव तारे की ओर इंगित कर रही है संकेतक तारे से। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकाश भी नहीं होता और ऊष्मा खुद की भी नहीं होती।
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। खगोलीय पिंड, बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, वो जो है कुछ ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा प्रकाश नहीं होती और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वो जैसे तारा हमारा सूर्य, उसके प्रकाश से प्रकाशित होती है वो सारी बॉडी। ऐसे पिंड या बॉडी जो है ग्रह कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह, प्लैनेट्स के ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट क्या होते हैं? ये हमारी डेफिनेशन हो गई यहां से। सबको समझने में आ रहा है? अब आगे बात करते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से प्लैनेट बना हुआ है। प्लैनेट का जो उत्पत्ति हुई है उसकी, वो ग्रीक भाषा से हुई है और प्लेनेटियई शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाली। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाली। ये प्लेनेटाई का मतलब होता है। यहां से प्लेनेट की शब्द की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। बिल्कुल, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी पे प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। सूर्य एक तारा है। तो परिभाषा क्या कहती है कि जिसके पास प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, क्या हमारे पास, हमारी पृथ्वी में प्रकाश ऊर्जा है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हाँ, हम होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। वो पिंड ग्रह होते हैं। तो हम एक ग्रह है, तो मतलब पृथ्वी एक ग्रह है। ऐसे ही कई सारे ग्रह हम देख सकते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है हमारी, मैंने अभी आपको बताया, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य जो होता है ना, वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। और अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं और वहां से देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकदार ही दिखेगी। समझ गए? और पृथ्वी जो है तारा, उसका सूर्य है जो उसे प्रकाशित करता है। चंद्रमा भी एक तारा है, मगर सबसे ज्यादा नजदीक में जो है सूर्य। आप सबने देखा होगा सूर्य हमें चंद्रमा से बड़ा दिखता है। इसका क्या कारण है कि वो हमें बड़ा दिखता है और चंद्रमा हमें उससे छोटा दिखता है? इसका मेन कारण एक ही है कि चंद्रमा जो है हमसे बहुत दूर है कंपेयर टू, मतलब अगर हम उसका कंपैरिजन करें इससे, चंद्रमा से। ठीक है, और चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो चंद्रमा की तरह ही हमें चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम एक रोचक तथ्य देखते हैं। क्या है कि यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य भी आपको दिए हुए हैं। इन रोचक तथ्यों को हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। यहां से भी आपके एक मार्क्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है? तो क्या है देखा जाए तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ग्रहों की बात करें। अभी तक हमने ग्रह पढ़े नहीं, अभी तक हमने ग्रह पढ़े नहीं, अभी तक हमने जो है ग्रह पढ़े नहीं है। ठीक है, तो पहले ग्रह पढ़ लेते हैं। ये हमारा सौरमंडल है, ये हमारे ग्रह है। ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे ग्रह हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला हो गया ये। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इसमें आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वो क्या है? एक उपग्रह है। वो भी क्या है? वो एक उपग्रह है, ग्रह का एक भाग है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। क्या है? हमारी पृथ्वी का सहचर, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आप सबको पता है हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो हम आगे देखेंगे।
वो जो हमने तो रोचक तथ्य पढ़ा उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर पहले इसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। 7 अन्य ग्रह हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। उनमें से कुछ के पास क्या है, अपने अपने चंद्रमा होते हैं। जैसे पृथ्वी का अपना चंद्रमा है, उसे ही अलग अलग जो ग्रह है उनके अपने अपने चंद्रमा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगले पार्ट में सौर मंडल से देखेंगे। ठीक है, कि हमारा सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है। उसमें हम कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, आप सब इन चीजों का रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।